दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं 28 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। ये सेशन आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के हम सेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 28 अगस्त 2021 का करंट अफेयर है, तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप सभी को 3 लिंक दिया गया है। पीडीएफ मिलने के बाद आप सभी इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि आप सभी को दिया गया था। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में भारत का पहला इग्लू पार्क स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कुफरी हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है मसूरी उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में भारत का पहला इग्लू पार्क स्थापित किया गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। तो ये आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन था, जो कि हमने आप सभी को दिया था। आशा करते हैं आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। अब आइए आज के सेशन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है, बताएं निम्नलिखित में से किसने चेक गणराज्य के ओलोमैक में चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है जी साथियान, दूसरा ऑप्शन है एवन शेरोपा, तीसरा ऑप्शन है मनिक बत्रा, चौथा ऑप्शन है ई और बी दोनों। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने चेक गणराज्य के ओलोमैक पे चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जी साथियान इसका सही आंसर हो जाएगा। हराया किसे है इन्होंने, तो इन्होंने एवन रिसेपा को हराकर चेक गणराज्य के ओलोमैक में चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जीता है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ इन्होंने, क्या नाम है इनका, झीजातियान ने बेल्जियम ओपन 2016 और स्पेनिश ओपन 2017 में जीत के बाद इनका यह तीसरा ITTF चैलेंजर खिताब है। तो आप सभी को ये भी याद कर लेना है। नीचे एक और पॉइंट लिखा गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले उन्होंने मनिक बत्रा के साथ जोड़ी बनाकर बुडापेस्ट में WTT कंटेंडर में मिश्रित युगल खिताब जीता था। तो ये जुड़े हुए पॉइंट थे किससे, तो जी साथियान से। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नामित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है अभय कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है कैरल फर्टाडो, तीसरा ऑप्शन है संदीप बख्शी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो कैरल फर्टाडो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए संदीप बख्शी की, तो इन्हें ICICI बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। साथ ही साथ अभय कुमार सिंह की बात करते हैं तो इन्हें सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। तो आप सभी को इससे जुड़े हुए पॉइंट याद हो गए होंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है आप सभी के सामने कैरल फर्टाडो के। तो इससे पहले ये क्या थे, तो ये पूर्णकालिक सदस्य थे। इनका नाम क्या था, तो नितिन चुग था। इनके इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो को बैंक का अंतरिम CEO नामित किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो इससे पहले पूर्णकालिक CEO कौन थे, तो नितिन चुग थे। अब इनके इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो को बैंक का अंतरिम CEO नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। वह वर्तमान में उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज के CEO के रूप में कार्यरत हैं।
वर्तमान में वह किस पद पर हैं? तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ के रूप में नामित हैं और उनकी नियुक्ति जो हुई है वो भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के अधीन है। इस पॉइंट को भी आप सभी को याद कर लेना है। लास्ट पॉइंट है जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि उज्जीवन SFB मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। तो आप सभी को याद कर लेना है, ये आप सभी के सामने स्थित है। तो ये पूछा क्या गया था? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु सही हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया बताइए हाल ही में RBI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा ऑप्शन है उर्जित R पटेल, तीसरा ऑप्शन है सुधा बालकृष्णन और चौथा ऑप्शन है अजय कुमार। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो अजय कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बात की जाए शक्तिकांत दास की तो ये आप सभी के 25वें क्या हैं? ये 25वें RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। उर्जित R पटेल जो हैं वो भूतपूर्व थे, इससे पहले ही गवर्नर थे, कहाँ के? तो RBI के गवर्नर थे। सुधा बालकृष्णन की बात की जाए तो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI में। क्या है ये? RBI में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये आप सभी को RBI से जुड़े हुए कुछ बताए गए हैं फैक्ट्स। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। अब RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है। तो इससे जुड़े हुए RBI से जुड़े हुए ये पॉइंट थे, आप सभी को याद हो गए होंगे। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से गवर्नर हैं? तो ये 25वें गवर्नर हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, आप सभी को ये याद हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पूछा गया बताइए हाल ही में किस बैंक ने निर्बाध टोल कटौती है तो KBL फास्टैग लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक बैंक, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है बंधन बैंक। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब किस बैंक ने निर्बाध टोल कटौती है तो KBL फास्टैग लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो कर्नाटका बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो महाबलेश्वर MS यहाँ के MD और CEO हैं। तो कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन है? तो महाबलेश्वर MS इसके CEO और MD हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया बताइए हाल ही में सरकार ने बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 35%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 45%। आप सभी को बताना है भारत सरकार द्वारा बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 30% इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं आप सभी के सामने दिखाई पड़ रहे होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया 30% तक की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद अब बैंक कर्मचारियों के प्रति परिवार की पेंशन 30,000 से 35,000 रुपये तक हो जाएगी। सरकार ने NPS के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% बढ़ाकर 14% करने का भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये 3 पॉइंट आप सभी के सामने थे, इसे आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, कितना केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बैंक संघ के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक के बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, पहला। इसके बाद बैंक कर्मचारियों के प्रति परिवार की पेंशन 30,000 से 35,000 तक हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट, सरकार ने NPS के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो ये जुड़े हुए पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा गया है, बताइए हाल ही में किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी को पेश की है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कैलाश सत्यार्थी, राजनाथ सिंह, केजे अल्फोंस और अमित शाह। अब आपको बताना है किसने इस पुस्तक को प्रधानमंत्री मोदी को पेश की है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो केजे अल्फोंस की यह पुस्तक है जिन्होंने इस पुस्तक को प्रधानमंत्री मोदी को पेश किया है। आइए जो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये, क्या नाम है इनका? तो केजे अल्फोंस है। इन्होंने पीएम मोदी को अपनी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट भेंट की है। पहला पॉइंट, यह पुस्तक भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों का वर्णन करती है। ये इसके विषय में बताया गया है। विकास के अधूरे एजेंडे के प्रमुख तत्वों को प्रतिबिंबित तथा पहचानने हेतु नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। तो ये पुस्तक उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कि यह विकास के अधूरे एजेंडे के प्रमुख तत्वों को यह प्रतिबिंबित करेगी, साथ ही साथ इसे पहचानने हेतु नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। अब केजे अल्फोंस के विषय में जानते हैं। तो ये 2017 से 2019 तक पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो आप सभी को ये भी याद कर लेना है कि वर्ष 2017 से 2019 तक ये पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री रहे हैं। इन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों पर 28 प्रतिष्ठित लेखकों ने पुस्तक में 25 निबंध लिखे हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। आप सभी को बताना है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ये केंद्रीय मंत्री है। इनके द्वारा नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। तो भूपेंद्र यादव श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। इन्होंने दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। पहला पॉइंट, यह भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक डेटाबेस बनाएगा और उनके कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। तो आप सभी के लिए दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, पोर्टल पर पंजीकरण के बाद असंगठित कामगारों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 12 अंकों का यूएएन वाला ई श्रम कार्ड पूरे भारत में मान्य होगा। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कितने अंक हैं? तो 12 अंक हैं और ये पूरे भारत में मान्य होगा। तो जो जैसा कि हमने इसे हाईलाइट किया है आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप सभी को भूपेंद्र यादव को याद कर लेना है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए हाल ही में कौन सा बैंक ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का विजेता बना है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, एज 4.0 का अनावरण किया गया है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री हैं। क्या नाम है इनका? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एज 4.0 को लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अब उसी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का विजेता कौन सा बैंक बना है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 ईज 3.0 अवार्ड्स का समग्र विजेता बना है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अब इसके बाद 2 बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। अन्य विजेताओं की बात करें तो मार्च बेसलाइन से शीर्ष सुधार करने वाला बैंक कौन सा है? तो इंडियन बैंक है। महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण देने वाला कौन सा बैंक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप सभी को ये जो भी पॉइंट एडिशनल बताए जा रहे हैं याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ टैक्स सक्षम बैंकिंग में आसानी
वाला बैंक कौन सा है? तो एसबीआई हो जाएगा। कौन सा बैंक है? तो एसबीआई। संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग के लिए अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राप्त हुआ है। शासन एवं परिणाम केंद्रित एचआर के लिए किस बैंक को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ है। लास्ट है आप सभी के सामने, एफआई और ग्राहक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण के लिए किस बैंक को? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ है। तो 2 अवार्ड जाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, इसे आप सभी को याद कर लेना है। एक यहाँ पर ये 2 अवार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को जा रहे हैं, वहीं एक अवार्ड एसबीआई को और एक इंडियन बैंक को जा रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण, साथ ही साथ संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राप्त हुआ है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शासन एवं परिणाम केंद्रित एचआर के लिए, साथ ही साथ एफआई और ग्राहक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। किसे? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। तो आप सभी को इससे जुड़े हुए पॉइंट याद होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए भारत और किस देश की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारत और किस देश की सरकार ने? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है मालदीव, चौथा ऑप्शन है नेपाल। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब किस देश की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और किस देश ने इस पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मालदीव देश की सरकार ने और भारत ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। तो यह परियोजना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म एफकॉन्स द्वारा विकसित की जाएगी। तो आप सभी को ये से याद कर लेना है। अब ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी के विषय में जान लेते हैं। तो ये 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है इसमें। तो इसका क्या परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है इस परियोजना में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी मालदीव की राजधानी माले है के 3 पड़ोसी द्वीपों, क्या नाम है इनका? तो बिलिंगली पहला, इसके बाद गुलीफाऊ और तीसरा थिलाफुसी। तो ये 3 को जोड़ेगा। आप सभी को याद कर लेना है, इसकी लंबाई याद कर लेना है, साथ ही साथ इन द्वीपों को नाम याद कर लेना है। ये 3 पड़ोसी द्वीप हैं, बिलिंगली, गुलीफाओ और थिलाफुसी को जोड़ेगा। अब मालदीव के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मालदीव के। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीवन रुपया है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्या है, बताइए हाल ही में आरबीआई ने किसको एचएसबीसी इंडिया का सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। रजनीश कुमार, हितेंद्र दवे, अजय कुमार और अश्वनी लोहानी। आप सभी को बताना है किसे आरबीआई द्वारा हाल ही में एचएसबीसी इंडिया का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? तो हितेंद्र दवे इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो इससे आप सभी को बताना चाहेंगे आरबीआई का इस समय गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। क्या नाम है इनका? तो शक्तिकांत दास है। मुख्य वित्तीय अध्यक्ष हमने आप सभी को बताया था सुधा बालकृष्णन है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगर पूछा जाए आपके पेपर में भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई हो जाएगा। तो आप सभी के लिए जो भी पॉइंट दिए गए हैं आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को निरस्त करने के बाद इसे उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 से बदल दिया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है रेल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली यूएएस नियम 2021 को निरस्त कर दिया गया है और इसके बाद इसे उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 पे बदल दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा
अब इसके मंत्री कौन हैं? तो एम ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। एम ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इसके मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए मंत्री को आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो नितिन जयराम गडकरी के पास है। तो किसके पास है? तो नितिन गडकरी के पास है। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए हाल ही में नीति आयोग ने किसकी साझेदारी में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP नेक्स्ट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, फ्लिपकार्ट, सिस्को, अमेजॉन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप सभी को बताना है नीति आयोग ने किसकी साझेदारी में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP नेक्स्ट लॉन्च किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसकी साझेदारी में? तो सिस्को की साझेदारी में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP नेक्स्ट लॉन्च किया है नीति आयोग ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए हाल ही में किस बैंक के प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स हेतु PIDF योजना का विस्तार किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब किस बैंक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स हेतु PIDF योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया, बताइए इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसके विषय में बताया गया है कि उन्हें लॉर्ड टेड के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप सभी को बताना है किस खेल से वो संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो किस खेल से वो संबंधित थे? तो क्रिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हें लॉर्ड टेड के उपनाम से जाना जाता था और वह इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो आपसे जितने भी आज के करंट अफेयर थे 28 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर थे आप सभी के सामने लाए गए हैं। इस वीडियो को आप सभी को पूरा देख लेना है, जिससे आप सभी के जो भी करंट अफेयर का पोर्शन है वो साथ साथ कवर होता चले, क्योंकि आप सभी के SSC GD और अन्य परीक्षा आने वाली हैं। उनका फॉर्म भरा जा चुका है, अब डेट के अनाउंस होने की बारी है कि कब उसका पेपर होना है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन हम आप सभी के सामने ला रहे हैं। तो इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यहाँ पर 3 लिंक दी गई हैं। तो ये PDF आप सभी को जब प्राप्त होगी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी इस 3 लिंक से हमारे फेसबुक पेज, साथ साथ यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। तो एक बार फिर से, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को आने वाली वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। साथ साथ हमारे द्वारा जो भी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपकी परीक्षा से रिलेटेड, आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को 29 अगस्त 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।